हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। फिजिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे वर्कशीट ऑल्टरनेटिंग करंट की। फर्स्ट वर्कशीट के बाद सेकंड देखो। फर्स्ट वर्कशीट में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखो कुछ कॉन्सेप्चुअल बड़े क्वेश्चन 2 नंबर के 3 नंबर के किस तरह से आते हैं एसी में। तो वैसे जो चैप्टर है आपका ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, मतलब मैथमेटिकल बेस्ड है। इसमें या तो आपसे डेरिवेशन पूछा जाएगा या न्यूमेरिकल पूछा जाएगा या कोई एनालिसिस पूछा जाएगा फेजर डायग्राम के बेस पर। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं आज देखो, स्टार्ट करते हैं। द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट गिवन है V इक्वल्स टू 200√2 sin 100 पाई टी। फाइंड आउट इट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी। तो वोल्टेज की इक्वेशन दे दी और आपसे बोला है इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालो और फ्रीक्वेंसी निकालो। तो कैसे निकालते हैं वो देखो, बहुत ईजी है। ये चैप्टर आपका न्यूमेरिकल बेस्ड, मतलब फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल हैं इसके अंदर। तो अगर आपको सारे फॉर्मूले स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 अगर आपको सही तरह से सारे फॉर्मूले समझ में आ गए तो आप ये चैप्टर इजीली इसका न्यूमेरिकल आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो जैसे ये पहला न्यूमेरिकल देखो, V इक्वल्स टू दे दिया वोल्टेज। अब आपको पता है वोल्टेज में साइन का जो मल्टीपल होता है ये होती है पीक वैल्यू इसकी। साइन का जो मल्टीपल है ये पीक वैल्यू होता है। तो पीक वैल्यू कितनी गिवन है? पीक वैल्यू गिवन है 200√2, ये पीक वैल्यू है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि VRMS कितना होता है? VRMS होता है पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स। तो V0 की वैल्यू पुट कर दो। तो V0 की वैल्यू पुट करोगे 200√2 है और डिवाइड बाय √2 करोगे तो इजीली आपको मिल जाएगा VRMS। तो VRMS वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ गई 200 वोल्ट। ठीक है, इसमें आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। VRMS इक्वल्स टू होता है V0/√2। राइट, नेक्स्ट देखो, अब पूछा आपकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी के लिए ओमेगा की वैल्यू दी है। ओमेगा कहाँ लिखा होता है? साइन ओमेगा टी में ओमेगा लिखा होता है। तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी की जगह आपको दिया है साइन 100 पाई टी। 100 पाई टी। तो आप ध्यान से देखो, ओमेगा की जगह यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 100 पाई दिया हुआ है। ठीक है, मीन्स ओमेगा इक्वल्स टू 100 पाई। तो ओमेगा इक्वल्स टू 100 पाई है और ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई एफ इक्वल्स टू हो गया 100 पाई। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल कर दो, एफ की वैल्यू आ गई 100/2 और 100/2 मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। वैसे भी आपको पता है इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है घरों में उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और अमेरिका में ये फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज पे लाइट का प्रोडक्शन होता है, 60 हर्ट्ज पे सप्लाई होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पहला क्वेश्चन देखा आपने, इजी है। नेक्स्ट देखो, एन इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। पहले मैं वोल्टेज की इक्वेशन दी थी, अब करंट की इक्वेशन दे दी। देन राइट अल्टरनेटिंग वोल्टेज इक्वेशन इन इंडक्टर सर्किट। करंट की इक्वेशन दे दी। इंडक्टर सर्किट है मतलब एल सर्किट है। ठीक है, प्योर एल सर्किट की बात कर रहे हैं तो वोल्टेज की इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, अब वोल्टेज की इक्वेशन कैसे आएगी? वोल्टेज की इक्वेशन आपको पता है, वोल्टेज की जनरल इक्वेशन V इक्वल्स टू क्या होती है? V0 या Vmax लिखें तो Vm लिख देते हैं और आता है साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस फाई कंप्लीट, क्योंकि I को कर दिया कांस्टेंट इसमें कि करंट तो यही फ्लो हो रहा है, I इक्वल्स टू Im साइन ओमेगा टी। राइट, अब आपको फ्लो करना है, मतलब वैल्यू लिखनी है किसकी? वोल्टेज की। वोल्टेज की इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन के लिए आपको एक वैल्यू चाहिए पीक वैल्यू वोल्टेज की, एक वैल्यू चाहिए आपको फेज की, कि प्लस है माइनस है या फाई जो भी होगा वो प्लस है या माइनस है वो आपको निकालना है इसमें। ठीक है, तो फेज डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो इंडक्टर सर्किट है, प्लस है या माइनस है, फाई की वैल्यू और Vm की वैल्यू ये हमें निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम Vm की वैल्यू निकालें। तो Vm की वैल्यू कैसे आएगी? आपके पास ये इंडक्टर सर्किट है, इंडक्टर सर्किट का एक्सेल होता है, एक्सेल इक्वल्स टू होता है L ओमेगा। ठीक है, तो Vm इक्वल्स टू होगा Im इंटू XL। तो Vm की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो कैसे निकलेगी? Im इंटू XL से, क्योंकि XL होता है रेजिस्टेंस या हम कह सकते हैं रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको Im से मल्टीप्लाई करेंगे पीक वैल्यू से तो वोल्टेज की पीक वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो Vm की वैल्यू तो आ गई। अब साइन के साथ साइन ओमेगा टी। अब प्लस माइनस फाई की बात करें तो आपको पता है सर्किट कौन सा है? L सर्किट है और L में करंट पीछे रहता है, करंट लैग बिहाइंड होता है L में। तो फिर करंट अगर लैग बिहाइंड होगा
तो वोल्टेज क्या होगा फिर? अगर करंट पीछे रहता है दैट मीन्स वोल्टेज आगे रहता है। ये ध्यान रखना, अगर किसी एक क्वांटिटी को आप कह रहे हो कि ये लैग बिहाइंड है तो उसका रिलेशन, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी कौन सी है, उसका वोल्टेज होगा। करंट की बात कर रहे हो तो वोल्टेज से रिलेशन है, और वोल्टेज की बात करोगे तो करंट से रिलेशन है। एल में आपको पता है कि करंट पीछे होता है, लैग करता है, तो इसका मतलब वोल्टेज आगे होता है। तो फेज डिफरेंस आएगा प्लस का। वोल्टेज के लिए फेज डिफरेंस क्या आएगा? प्लस का, क्योंकि वोल्टेज आगे रहेगा तभी तो करंट पीछे दिखेगा। ठीक है, तो प्लस, और एल के अंदर आपको पता है फाई की वैल्यू क्या होती है? π/2। तो ये दो वैल्यूज आपको मिल गई। अब आप इक्वेशन लिख सकते हो सीधी सीधी, v इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी प्लस π/2। वोल्टेज आगे है, करंट पीछे है, करंट की वैल्यू होगी Im साइन ओमेगा टी। वोल्टेज से तो पीछे ही है ना, अगर वोल्टेज आगे है इसका मतलब करंट अपने आप पीछे हो गया। अब वोल्टेज कितना आगे है? π/2, इसका मतलब करंट कितना पीछे है? π/2। ठीक है, तो ये वोल्टेज की इक्वेशन हो गई, v इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी प्लस π/2। एक इक्वेशन तो ये लिख सकते हो, और दूसरा Vm की वैल्यू पुट करो तो आप लिख सकते हो Im इंटू XL साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है, करंट की इक्वेशन दे रखी थी, वोल्टेज की इक्वेशन लिखनी थी, हमने लिख दी है इस तरह से। नेक्स्ट देखो, द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज 0.1 हेनरी, इट इज कनेक्टेड टू एन AC वोल्टेज ऑफ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, फाइंड आउट रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, मतलब ये बात कर रहा है रिएक्टेंस की, क्योंकि कॉइल है, कॉइल का इंडक्टेंस दे रखा है आपको। एल की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.1 हेनरी, और फ्रीक्वेंसी कितनी है? एफ, वो है 50 हर्ट्ज। ठीक है, अब हमें चाहिए इस सर्किट का रेजिस्टेंस, जिसको हम रिएक्टेंस कह सकते हैं, और रिएक्टेंस भी कौन सा? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो एक्सएल इक्वल्स टू होता है एल ओमेगा, ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2πf। तो एक्सएल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देखो, एल की वैल्यू कितनी है? 0.1 इंटू 2π, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50। ठीक है, तो 50 इंटू 2 100 हो गया, 100 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 10π ओम। तो एक्सएल की वैल्यू आ गई 10π ओम, और पाई की वैल्यू अगर पुट कर दोगे तो पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। तो 3.14 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 31.4 ओम। ठीक है, तो ये फाइंड आउट रेजिस्टेंस पूछा था, जिसको हमने निकाल लिया एक्सएल, जो रिएक्टेंस है यूनिट होगी ओम। नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज फॉर अ सीरीज LCR सर्किट। सीरीज LCR सर्किट में करंट और फेज डिफरेंस के बीच, करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस की क्या वैल्यू होगी वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो फेज डिफरेंस की वैल्यू, फेज की वैल्यू लिखनी है सीधी, तो आप लिख सकते हो tan phi। फेज डिफरेंस पूछा है, सिंपली लिखना है, कैलकुलेट करके नहीं बताना है। अगर आपको कैलकुलेट करके बताना हो, बोलेंगे उसमें कि आप डिराइव करो, राइट एन एक्सप्रेशन, या आपको बोलेंगे एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस, तब आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। बट यहाँ पर तो सिंपली फेज डिफरेंस लिखने को बोला है। तो tan phi इक्वल्स टू होता है, आपको पता है, ये आएगा VL माइनस VC अपॉन VR। ठीक है, एक तो ये लिख सकते हैं, दूसरा आप लिख सकते हो tan phi इक्वल्स टू XL माइनस XC अपॉन R। ये फेज डिफरेंस की वैल्यू है। ठीक है, तो व्हाट विल बी फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज फॉर अ सीरीज LCR सर्किट, तो ये फेज डिफरेंस रहेगा। राइट, तो फेज डिफरेंस इवन आप देखो, इसमें फेज डिफरेंस पूछा है, तो फेज डिफरेंस के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि आपको फाई पूछा है, तो हमने जो लिखी थी वैल्यू tan phi की लिखी थी, तो हमें केवल फाई की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan इनवर्स। ठीक है, ये फेज डिफरेंस क्या होगा? फाई होगा, तो फाई इक्वल्स टू क्या होगा? tan इनवर्स, इस तरह से। ठीक है, ये फेज डिफरेंस होता है LCR सीरीज रेजोनेंट सर्किट का। अब मैंने VL माइनस VC लिखा है, आप इसमें VC माइनस VL भी लिख सकते हैं। फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स VC माइनस VL अपॉन VR, ऐसे भी लिख सकते हैं। फाई की वैल्यू ये भी हो सकती है। ठीक है,
फेज डिफरेंस पूछा था, आपको इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज एलसीआर रेजोनेंट सर्किट। उसमें भी रेजोनेंट सर्किट दिया था, सीरीज एलसीआर सर्किट दिया था, सीरीज एलसीआर सर्किट, रेजोनेंट नहीं दिया। रेजोनेंट एक एलसीआर सीरीज सर्किट की एक स्पेशल कंडीशन होती है, ठीक है। तो स्पेशल कंडीशन में ये बोला है एलसीआर रेजोनेंट सर्किट है। तो रेजोनेंट सर्किट में व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज ऑफ इंडक्टेंस, तो ये आएगा VL, एंड वोल्टेज ऑन कैपेसिटेंस ये आएगा VC। तो VL और VC में कितना फेज डिफरेंस होता है ये आपसे पूछा है। तो एलसीआर रेजोनेंट सर्किट का अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं तो आपको पता है, देखो फेजर डायग्राम में सबसे पहले करंट फ्लो करते हैं, करंट ड्रॉ करते हैं I, करंट के साथ आ जाएगा VR, राइट। अब करंट यहाँ है तो करंट बिकॉज लैग करता है तो VL होगा इस साइड y एक्सिस पर, क्योंकि VL मतलब L में करंट पीछे होता है, और VC ड्रॉ करते हैं डाउनवर्ड्स, क्योंकि कैपेसिटर में करंट लीड करता है तो करंट आगे होता है, ये करंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो करंट L से तो पीछे है और कैपेसिटर वाले वोल्टेज से आगे है, लीड करती है। तो यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे VL और यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे VC। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस आपसे पूछा है, बिटवीन वोल्टेज ऑफ इंडक्टेंस VL एंड VC में फेज डिफरेंस पूछा है। तो VL इस तरह से, VC इस तरह से, अगर आप देखो ध्यान से तो ये एंगल आएगा दोनों के बीच में। तो ये जो फेज डिफरेंस आया दोनों के बीच में फाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई, ठीक है। मीन्स VL VC आर इन अपोजिट फेज। पाई को, फेज डिफरेंस को क्या बोलते हैं? अपोजिट फेज। तो हम कह सकते हैं VL एंड VC आर इन अपोजिट फेज और आर इन अपोजिट फेज, ठीक है। VL VC में फेज डिफरेंस क्या होगा? एक दूसरे के अपोजिट है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज यूनिट ऑफ अंडर रूट LC। अंडर रूट LC कहाँ पढ़ा है आपने? ये आपने पढ़ा है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इक्वल्स टू क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट LC, ठीक है। तो अंडर रूट LC क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ओमेगा नॉट, 1 अपॉन ओमेगा नॉट। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स होगा, ठीक है। और ओमेगा नॉट की फ्रीक्वेंसी आपको पता है, ओमेगा नॉट की जो यूनिट है, सॉरी, ओमेगा नॉट की यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा नॉट की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, तो यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड पर रेडियन। यूनिट क्या हो जाएगी? सेकेंड पर रेडियन, सेकेंड पर रेडियन, क्योंकि ओमेगा नॉट की यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकेंड, तो यहाँ पे आ जाएगी रेडियन, सेकेंड पर रेडियन, ठीक है। तो इस तरह से ये अंडर रूट LC की यूनिट है, राइट। अंडर रूट LC की यूनिट आ जाएगी। और अगर ओमेगा नॉट की फ्रीक्वेंसी अगर हम हर्ट्स कहते हैं तो 1 अपॉन ओमेगा नॉट लिखा है, तो 1 अपॉन हर्ट्स कह सकते हो, तो इसकी बन जाएगी हर्ट्स इनवर्स, ठीक है। अगर ओमेगा नॉट को हर्ट्स फ्रीक्वेंसी के रेस्पॉन्स में, अगर फ्रीक्वेंसी के रेस्पॉन्ड में या रेफरेंस में अगर बोला जाए तो ओमेगा नॉट इज अ फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अगर उसको मैं हर्ट्स लिखता हूं तो अंडर रूट LC की यूनिट हो जाएगी हर्ट्स इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, why does prefer the alternating current in comparison of direct current? Explain the proper cause. अब देखो, ऑल्टरनेटिंग करंट को प्रेफर क्यों किया जाता है, मतलब कुछ बेनिफिट्स आपको, एडवांटेजेस आपको इसमें लिखने पड़ेंगे। क्या एडवांटेजेस हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट प्रेफर करते हैं हम एज कम्पेयर टू DC। तो ऑल्टरनेटिंग करंट हम क्यों यूज़ करते हैं, हम क्यों प्रेफर करते हैं, घरों में भी ऑल्टरनेटिंग करंट क्यों आता है? तो प्रॉपर कॉज क्या है इसका, कि हम क्या करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट को, एक तो पहला कॉज या पहला बेनिफिट कह सकते हो AC के लिए क्या बात कर रहे हैं हम, बिकॉज AC is easily convert AC is easily convert into high potential to low potential. AC is easily convert into high potential to low potential. मतलब पोटेंशियल जो है AC का, उसको हाई से लो या लो से हाई करना बहुत इजी होता है यूजिंग ट्रांसफॉर्मर, जबकि DC का वोल्टेज को ऑल्टरनेट करना, DC का जो वोल्टेज है उसको इंक्रीज करना है डिक्रीज करना बहुत
मुश्किल होता है। तो पहला एडवांटेज तो यही है, ठीक है। सेकंड देखो, ऑल्टरनेटिंग करंट अगर आप यूज़ करते हो तो ये एनर्जी का जो लॉस है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। सो AC रिड्यूसेस एनर्जी लॉस को भी रिड्यूस करता है, और ये इजीली कन्वर्ट हो जाता है हाई टू लो और लो टू हाई पोटेंशियल। ये इसके बहुत दो अच्छे बेहतर एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हम AC का यूज़ ज़्यादा करते हैं DC के कंपेरेटिवली, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कैपेसिटर ब्लॉक्स डायरेक्ट करंट बट इजीली पास ऑल्टरनेटिंग करंट। वाई? तो कैपेसिटर के लिए तो आपको पता है XC इक्वल्स टू, आपको पता है फॉर्मूला 1/C ओमेगा। 1/C ओमेगा मतलब हो गया 1/C 2πf, ठीक है। तो XC की वैल्यू ये आ गई, राइट। अब XC की वैल्यू अगर है, हम बात करें DC के लिए, फॉर डायरेक्ट करंट में आपको पता है कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 0। तो अगर 0 पुट करूंगा तो XC की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है कैपेसिटर फॉर DC करंट। ध्यान रखना, फॉर DC करंट, फॉर DC कैपेसिटर का रेजिस्टेंस कितना? इनफाइनाइट है। इसका उल्टा होगा AC के लिए, फॉर AC F की वैल्यू होती है, आप कह सकते हो मैक्स। तो F अगर मैक्स होगा तो XC क्या होगा? मिनिमम होगा। XC इज मिनिमम, ठीक है। तो XC अगर मिनिमम है, कैपेसिटर का जो XC है मिनिमम है, किसके लिए? AC के लिए। तो AC करंट XC की तरफ जाना चाहेगा क्योंकि उसके लिए रेजिस्टेंस वहां पर मिनिमम है, ठीक है। दैट्स वाई कह सकते हैं कैपेसिटर ब्लॉक्स डायरेक्ट करंट। क्यों ब्लॉक करेगा? क्योंकि DC के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो ब्लॉक कर देगा उसको, और इजीली करंट पास करेगा कौन सा? AC, क्योंकि AC के लिए उसका रेजिस्टेंस मिनिमम होता है। नेक्स्ट देखो, द ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल इज 6 ohm इफ द इम्पीडेंस ऑफ द कॉइल इज 10 ohm। फाइंड इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। किसी कॉइल, हम कॉइल की बात कर रहे हैं, कॉइल में R और L, R भी है L भी है, तो उसका जो ओमिक रेजिस्टेंस है वो तो है 6 ohm, ठीक है। और जो टोटल रेजिस्टेंस हम कह रहे हैं इम्पीडेंस, वो है 10 ohm। तो फाइंड इंडक्टिव रिएक्टेंस XL आपसे पूछा है, तो इसके लिए आपको रिलेशन पता है, Z इक्वल्स टू क्या होता है? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो Z इक्वल्स टू, Z की वैल्यू दे दी आपको 10 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस XL स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ पे 100 हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो, और यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा तो 36 प्लस XL स्क्वायर। तो XL स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 100 में से 36 माइनस करो तो XL स्क्वायर आ गया 64। तो XL स्क्वायर अगर 64 हो गया तो XL की वैल्यू आ जाएगी 8 ohm। 8 ohm। तो हमारे पास जो कॉइल दे रखी है इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा 8 ohm, और जो ओमिक रेजिस्टेंस है इसका वो 6 ohm है। टोटल देखेंगे तो क्या आएगा? 10 ohm, ठीक है। नेक्स्ट देखो, राइट फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज फॉर एन AC सर्किट व्हेन F इक्वल्स टू FR, F इज लेस देन FR और F इज ग्रेटर देन FR। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है AC सर्किट के, LCR सर्किट का। अब आप देखो, इसमें मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं, देखो ड्रॉ कर रहे हैं हम Z का ग्राफ, Z का ग्राफ फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। तो Z का ग्राफ फ्रीक्वेंसी के साथ कुछ इस तरह से होता है। तो Z, सबसे कम Z कब होगा? वो होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर FR, जिसकी वैल्यू होती है Z मिनिमम की वैल्यू होती है R, ठीक है। और इससे लेस, यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी 0 होगी, ठीक है। तो पहला केस F इक्वल्स टू FR है, और दूसरा केस में F लेस देन FR दिया है, तो ये वाली कंडीशन आएगी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लेस है FR से, और यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी रखूँगा तो ग्रेटर है FR से, ठीक है। तो कम फ्रीक्वेंसी FR के इक्वल फ्रीक्वेंसी, और F जो FR से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो अगर आप देखो ध्यान से कि F इक्वल्स टू FR है फर्स्ट केस, इन फर्स्ट केस F इक्वल्स टू FR, तो F इक्वल्स टू FR मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है।
रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर है तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे Z मिनिमम होता है, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, अगर F इक्वल्स टू एफ आर है यहाँ पर, तो Z इक्वल्स टू क्या होगा, Z इक्वल्स टू R आ जाता है। अब LCR सर्किट में हम बात करें, अगर LCR सर्किट में तो फेज डिफरेंस होता है, यहाँ पे पूछा गया है फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस होता है फाई। इसका एक कॉमन फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, पहले देखो, फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R, ये कॉमन फॉर्मूला है इसका, ठीक है। तो अगर F इक्वल्स टू एफ आर हुआ, Z इक्वल्स टू R हुआ, दैट मीन्स XL इक्वल्स टू XC होता है, XL इक्वल्स टू XC होगा, ठीक है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको पता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे VL VC और XL XC इक्वल होते हैं। सो XL XC अगर इक्वल हुए हैं तो यहाँ पे आप बताओ फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू रखेंगे अगर, तो फाई की वैल्यू में XL XC बराबर होंगे तो ये 0 हो जाएगा, और tan इनवर्स 0 मतलब कितना आता है, 0 आता है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में व्हेन F इज लेस देन एफ आर, सॉरी व्हेन F इज इक्वल टू एफ आर, रेजोनेंट कंडीशन है और फेज डिफरेंस होता है 0, राइट। नेक्स्ट देखो सेकेंड कंडीशन, अब देखना ध्यान से, सेकेंड कंडीशन में F इज लेस देन एफ आर है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कम है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो यहाँ पर तो मैंने लिख दिया XL इक्वल्स टू XC। अब मुझे बताओ जब फ्रीक्वेंसी कम होती है तो XL बड़ा होगा कि XC बड़ा होगा, XL और XC में रिलेशन बताना है आपको। मैं ग्राफ और बता दूं, देखो XL XC का फ्रीक्वेंसी के साथ, ये XL और XC का ग्राफ बनाया था, XL का भी XC का भी ग्राफ फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। तो ये जो ग्राफ आता है ये तो आता है XL का, ये ग्राफ आएगा XL का, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरा ग्राफ बना रहा हूं देखो, ये जो ग्राफ आएगा ये आएगा XC का, ठीक है। तो कम फ्रीक्वेंसी पे आपको दिख रहा है, कम फ्रीक्वेंसी पे XC ज़्यादा होता है, कम फ्रीक्वेंसी पे जब फ्रीक्वेंसी कम होगी, ये कम फ्रीक्वेंसी है, एफ आर से कम है, तो XC की वैल्यू ज़्यादा है, XL की वैल्यू तो कम है, ठीक है। तो XC की वैल्यू ज़्यादा होगी, इन दिस केस XC इज ग्रेटर देन XL। अब XC अगर ज़्यादा है तो आप समझ गए कि जिसका वैल्यू ज़्यादा है उसका इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, उसका इम्प्रेशन भी ज़्यादा होगा। तो C की वैल्यू अगर ज़्यादा है दैट मीन्स ये कैपेसिटिव यहाँ पर सर्किट होगा, ठीक है। तो XC इज ग्रेटर देन XL है, मीन्स यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आ रही है लेस देन एफ आर, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती, कम फ्रीक्वेंसी पे कौन सा सर्किट होगा, कैपेसिटिव सर्किट होगा, कैपेसिटिव सर्किट बनेगा, ठीक है। और कैपेसिटिव सर्किट है मतलब कैपेसिटर अगर ज़्यादा इफेक्टिव है तो इसका मतलब कैपेसिटर में आपको पता है करंट क्या करता है, लीड करता है। तो व्हाट इज राइट फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, तो हम क्या लिखेंगे, फेज डिफरेंस लिखना है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, तो लिखेंगे हम फेज डिफरेंस जो आएगा फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स XC ज़्यादा है तो आप क्या लिखोगे, XC माइनस XL अपॉन R, ये आएगा सेकेंड केस में, क्योंकि कैपेसिटिव सर्किट है, कैपेसिटर ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। और ये फेज डिफरेंस रहेगा XC माइनस XL अपॉन R, राइट। और ये प्लस का भी रहेगा, फेज डिफरेंस जो रहेगा फाई, ये प्लस का रहेगा, करंट लीड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्ड केस में बोला है F इज ग्रेटर देन एफ आर। तो अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से क्रॉस करके आगे निकल गए, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे आ गए, यहाँ आ गए सपोज, ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और यहाँ आ गए हम, तो इस जगह पर आप देखो ये वैल्यू तो है XC की, तो XC तो हो गया कम और XL बढ़ गया, ठीक है। इसका मतलब XL, अब XL इज ग्रेटर देन XC है। अब L इफेक्टिव है, L की वैल्यू ज़्यादा है तो ये इफेक्टिव होगा, तो कौन सर्किट कहलाएगा, इंडक्टिव, तो ये इंडक्टिव सर्किट हो गया। और इंडक्टिव सर्किट मतलब XL बड़ा है तो फेज डिफरेंस हम लिख सकते हैं, फाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और ये फेज डिफरेंस जो होगा, करंट की बात करें तो ये फेज डिफरेंस नेगेटिव होगा, माइनस का होगा, राइट। माइनस मतलब करंट यहाँ पे लैग करेगा, ठीक है। तो तीनों टाइप के सर्किट हैं, तीनों टाइप के लिए आपको फेज डिफरेंस की वैल्यू बताइए। रेजोनेंट में फेज डिफरेंस होगा 0 डिग्री का, और कम फ्रीक्वेंसी पर फेज डिफरेंस होगा प्लस का, जिसमें XC बड़ा होगा,
ठीक है, और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे फेज डिफरेंस नेगेटिव होगा और ये होगा tan इनवर्स XL माइनस XC। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज ट्रांसफार्मर वर्क्स। तो ट्रांसफार्मर आपको पता है म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है। क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चन आया था, तब हमने ट्रांसफार्मर डिटेल में पढ़ा था, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका यूजेज भी पूछा, ऐसे कंस्ट्रक्शन भी पढ़ा था, यूज भी पढ़ा था, प्रिंसिपल भी पढ़ा था, और इसमें आपने पढ़ा था ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन। और देखो ये रहा, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर, हाउ कैन वी मिनिमाइज। तो कॉज भी पढ़ा था, उसका मिनिमाइजेशन कैसे होता है वो भी पढ़ा था, रिड्यूस कैसे करते हैं उसको लॉस को, ये सब हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन बैंक के इंपॉर्टेंट मेजर क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आपका किसी को नहीं आता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बैंक के सीरीज में जाकर मेजर क्वेश्चन की सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन को आप इजीली डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट। अब यहाँ पर लिखनी है एवरेज वैल्यू एसी की, तो एसी की एवरेज वैल्यू लिखनी है, कैसे लिखते हैं वो देख लो। एवरेज लिखना है, एसी का एवरेज वैल्यू लिखनी है, एवरेज वैल्यू, राइट। सो एवरेज वैल्यू के लिए टोटल करंट लिखना होता है, तो टोटल करंट यहाँ पर इंटीग्रेशन से निकालते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन से टोटल करंट निकालो और टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। अब टोटल टाइम कितना बोला है आपको, बोला है ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल, तो फर्स्ट हाफ का मतलब टाइम की लिमिट्स क्या लगाओगे, फर्स्ट हाफ के लिए आएगा 0 to t/2, यहाँ पे भी क्या आएगा 0 to t/2। ठीक है, तो आई की वैल्यू पुट कर देते हैं। आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू होती है I0 sin ओमेगा t dt, और नीचे dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, और लिमिट्स क्या आ जाएगी 0 से t/2, यहाँ पे भी लिमिट्स क्या है 0 से t/2। ठीक है, तो कॉमन क्या आएगा इसमें से, कॉमन आ जाएगा I0 और नीचे है t/2। इंटीग्रेशन करना है साइन ओमेगा टी का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और लिमिट्स है 0 से t/2। अब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन याद होना चाहिए सबको। तो आई एवरेज की वैल्यू लिखते हैं, देखो कांस्टेंट क्या है बाहर, I0 अपॉन t/2, तो 2I0/t, तो ये लिख दिया मैंने 2I0/t। ठीक है, फिर हमें लिखना है साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, वो आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, लिमिट्स रखनी बाकी है t/2, 0 से t/2 रख देंगे। ठीक है, इक्वल टू, अब देखो ओमेगा भी बाहर ले लेते हैं, ये 2I0 है, t ऑलरेडी था, ओमेगा को मैंने बाहर लिया, और ओमेगा को मैं लिखूंगा अब 2π/t, मुझे ओमेगा को 2π/t लिखना पड़ेगा, और माइनस भी मैंने बाहर ले लिया, माइनस था, माइनस को बाहर ले लिया। अब यहाँ पर कॉस ओमेगा टी लिखा है, कॉस ओमेगा टी, अगेन ओमेगा की वैल्यू नीचे वाली के लिए लिख दिया 2π/t, तो इसके अंदर भी हम लिखेंगे 2π/t। ओमेगा को 2π/t लिखना पड़ेगा क्योंकि लिमिट्स हमारी कैपिटल टी की फॉर्म में है। अब बताओ अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट है t/2 लिख दिया, और लोअर लिमिट क्या है 0, तो माइनस, फिर कॉस 0 कर देंगे, 2π/t को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो यहाँ से t इस t से कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल हो रहा है, देखो ये वाला t इस t से कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये वाला t इस t से कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, अंदर क्या बचा cos पाई, cos पाई होता है -1, फिर -0, और बाहर बच रहा है -I0/पाई, बाहर क्या बचेगा -I0/पाई। आई एवरेज लिखना है हाफ साइकिल के लिए, तो बाहर तो है -I0/पाई, और ब्रैकेट में आएगा -1 -1 हो जाएगा -2, -2 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा प्लस का 2I0/पाई। तो ये एवरेज वैल्यू है फॉर हाफ साइकिल 2I0/पाई। ठीक है, एवरेज वैल्यू की, जो एवरेज साइकिल की जो वैल्यू मिलती है, हाफ साइकिल के लिए जो वैल्यू मिलती है वो है 2I0/पाई। तो पॉजिटिव ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए 2I0/पाई, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगी बताओ, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हो जाएगी -2I0/पाई। ठीक है, तो ये वर्कशीट थी हमारी एसी की। अब एक वर्कशीट और बाकी है, इसमें भी न्यूमेरिकल्स हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में अगले वीडियो में।
टिल देन गुड बाय।